अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है अर्जुन। मद्रास इंडिया से उन्होंने ये कहानी भेजी है। वो कहते हैं तमिलनाडु मद्रास, और उसी के साथ है सिरुमलाई का जंगल। ये जो सिरुमलाई का जंगल है, इसके साथ जुड़े कई ऐसे खौफनाक और भयानक वाकयात हैं, जिनमें से एक सच्चा वाकया आज वो हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं, जो आज भी वहाँ के रहने वाले लोग याद करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल की जब भी बात होगी तो जंगल के अंदर कई राज छुपे होते हैं, और आज भी जिन मुल्कों के अंदर जंगल मौजूद हैं वहां आज भी ऐसे कई खौफनाक वाकयात होते हैं। लेकिन जिस वक्त ये कहानी वो सुनाने जा रहे हैं 1970 के करीब की ये कहानी है। उस जंगल के अंदर बड़े बड़े हाथी भी पाए जाते थे। ये एक छोटा सा गांव था जो जंगल के बिल्कुल किनारे पे आबाद था। जहां से जंगल शुरू होता था उससे पहले वो एक ऐसा गांव था जहां गांव के लोगों ने अपनी अपनी झोंपड़ियां बना रखी थीं, माल मवेशी पाल रखे थे, क्योंकि उसी छोटे से गांव के साथ ही एक बड़ी सी नदी जिसका पानी इंसान और उनके जानवरों के लिए काफी था। और उससे आगे सिलसिला शुरू होता था एक ऐसे जंगल का जो बढ़ता ही जाता और आगे घने से घना होता जाता, और उसके अंदर पहाड़ी सिलसिला भी था। इंसान जहां कहीं उसको पानी नजर आए तो इंसान अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि वो खुद भी आबाद हो जाता है, और अपने साथ पालतू जो जानवर उसने रखे होते हैं वो भी उसी पानी के सहारे जिंदा लेते हैं, और इंसान की आबादी वहां पे शुरू हो जाती है। इस गांव को भी उनके आबाओ अजदाद ने इस अंदाज में आबाद किया था कि वो अपने माल मवेशियों के साथ इस तरह इस गांव में आबाद हो गए थे कि जंगल के अंदर वो अपने माल मवेशियों को ले जाते, खुराक फराहम हो जाती उन पत्तों से, उन झाड़ियों से। जहां उनके जानवर पेट भरते तो उनके दूध से इंसान अपनी पेट की आग को बुझाते। यूं ये गांव जो ऐसे घरों पे था जो बड़े बड़े कमरे या बड़े बड़े घर नहीं थे, झोंपड़ियां टाइप बनाई हुई थी। बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी झोंपड़ियां उन्होंने बना रखी थी कि घर के जितने भी अफराद होते वो उस झोंपड़ी के अंदर समा जाते। अमन, मोहब्बत, एक दूसरे का ख्याल रखना सब इस गांव के अंदर मौजूद था। जब वो शाम को अपने माल मवेशी को जंगल से लेकर वापस अपने उसी गांव में पहुंचते तो एक दूसरे की खैरियत मालूम करते, एक दूसरे से सारे दिन का हाल अहवाल बताते, और उसके बाद अपने अपने घरों में जाके खाना खा के सो जाते। सब कुछ नॉर्मल था कि एक दिन एक शख्स जंगल के घने हिस्से की तरफ गया तो वहां जाके उसकी निगाह एक ऐसे शख्स के ऊपर पड़ी जो उसी के गांव का ही शख्स था, लेकिन वो मुर्दा पड़ा हुआ था। उसका जिस्म इस अंदाज में कुचला हुआ था जैसे किसी बेदर्दी से किसी ने उसको कुचल डाला हो। वो जल्दी से वापस पहुंचा और गांव वालों को इतला दी कि वो शख्स मरा हुआ है। जंगल के अंदर कभी कभी इस तरह के वाकयात होना आम सी बात है, क्योंकि जंगल में जानवर भी होते हैं, और वो जो जंगल था वहां पे तो काफी जानवर थे, जहां पे बड़े बड़े हाथी भी थे। गांव वाले उस शख्स के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए जब उस जगह पे गए और उस गांव के शख्स की मुर्दा लाश को उठा के लाए तो सब अफसुर्दा थे। कुछ दिन खैरियत से गुजरे कि फिर से ऐसा ही वाकया हुआ। गांव का एक और शख्स जंगल के अंदर मुर्दा पाया गया। ये एक परेशान कुन बात थी, क्योंकि साल में एक दफा, 6 महीने में एक दफा कोई ऐसी मौत हो जाए तो नॉर्मल बात होती है, लेकिन अगर 1 महीने के अंदर दूसरी भी ऐसी मौत हो जाए तो वो चौंक जाते हैं। लेकिन वहीं पे उसी गांव का एक नौजवान, जिसको उसके बाप ने सख्ती से मना कर रखा था कि बेटा 2 लोगों की मौत वाक़ई हो चुकी है, कोशिश करना अब घने हिस्से की तरफ ना जाना। वो एक नौजवान सा था, 16-17 साल उसकी उम्र थी। कहाँ वो सुनने वाला था। वो कहता अच्छा अब्बा नहीं जाऊंगा।
ये नाम जो हैं उन्होंने मुझे भेजी हैं, उसी तरह मैं नाम पढ़ता हूं। उसका नाम था विहान। 16-17 साल का विहान एक दिन जंगल के अंदर निकल गया। जंगल में वो घूमता रहा, कहां फिरता रहा कोई भी नहीं जानता। लेकिन जब वो जंगल के अंदर जा रहा था तो गांव के एक शख्स ने उसको जंगल के अंदर जाते देख लिया था। शाम हो गई, सब अपने अपने घरों को लौट आए। विहान अपने घर नहीं पहुंचा। बाप को फिक्र लाहक हुई कि बेटा अभी तक क्यों नहीं आया। तो सबके घरों का दरवाजा खटखटा के पूछना शुरू हो गया, विहान को देखा है? तो सब कहने लगे नहीं, हमने नहीं देखा। लेकिन एक शख्स के पास जब पहुंचा कि विहान को देखा है, तो उसने कहा हाँ मैंने देखा था, वो जंगल की तरफ जा रहा था। बाप परेशान हो गया कि उसको मना भी किया था, इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन वो फिर भी जंगल की तरफ चला गया। नौजवान है, सुनता ही नहीं है। अब क्या करें, रात हो गई है, उसको आ जाना चाहिए था। सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया, सोने की नीयत से लेटने वाले थे, लेकिन विहान नहीं आया था। तो सब परेशान होकर बाहर निकल आए कि क्या करें। सबने कहा जो भी हाथ में डंडे, सोटे या हथियार उनके पास जो होते थे, उस गांव में जो तैयार किए जाते थे, वो चाकू टाइप के इस तरह के छोटे छोटे हथियार होते थे, कोई बंदूक या इस तरह का हथियार नहीं था। तो अपने डंडे, सोटे और इस तरह के जो हथियार थे वो पकड़ के सब बाहर आ गए कि चलो विहान को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लकड़ी के ऊपर आग लगा के उसको रोशनी के लिए इस्तेमाल करते हुए वो जब जंगल के घने हिस्से की तरफ तो रात को नहीं जा सकते थे, तो करीब करीब वो ढूंढते रहे और उसको आवाज़ें देते रहे। लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि जंगल खौफनाक है और पहले भी 2 मौतें वाक़ई हो चुकी हैं, हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, बेहतर है हम सुबह ढूंढें। कुछ दूर ढूंढने के बाद वो वापस आए और बात सुबह पे चली गई। सब तो सो गए, लेकिन विहान का बाप परेशान था, वो नहीं सो सका। जब सुबह हुई, उस बस्ती के लोग जागे, तो विहान का बाप इंतजार में था कि हमसे ढूंढने के लिए निकलें। और यूं वो सब निकले और उसको ढूंढना शुरू हो गए। ढूंढते एक शख्स की चीखने की आवाज आई। सारे भागते हुए उसी तरफ गए तो देखा विहान मर चुका है। उसने कहा ये देखें, विहान की लाश पड़ी है। अब अजीब सी बात यह थी, अगर कोई खूंखार जानवर हमला करता है, शेर, चीता या जितने भी जानवर होते हैं, तो वो तो इंसान के ऊपर हमला करने के बाद इंसान के गोश्त को नोच डालता है। वो हमला करता है इसलिए है कि वो इंसान के गोश्त को खा सके। विहान का जिस्म कुचला हुआ था बहुत बुरी तरीके, जैसे किसी जानवर ने ही उस पर हमला किया हो, लेकिन जानवर ने उसको खाया क्यों नहीं था? जहां उसके बाप गम की शिद्दत से शदीद परेशान था, वहीं गांव वाले बैठे आपस में बात कर रहे थे कि इसको खाया क्यों नहीं। अब गांव के अंदर एक ऐसा खौफ फैल गया कि लोग अब घने हिस्से की तरफ जाना बंद कर दिया। मजबूरी थी, उसी गांव में रहना था, और जिस जगह पे ये गांव बना था ये तो एक वीरान सी जगह थी। थोड़े ही फासले से जंगल शुरू होता था। उस गांव को आबाद ही इसलिए किया था कि जानवर जंगल के अंदर मौजूद पत्ते और घास फूस को खाएंगे। वो जाते भी तो कहां जाते, उनके पास तो ठिकाना भी नहीं कहा था। उन्हीं की यही झोंपड़ियां थीं, यही घर बार थे। तो जो आबाओ अजदाद से नस्ल दर नस्ल आबाद हों, वो कहीं नहीं जा सकते। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी गांव का एक हकीम, जो उसी गांव में एक झोंपड़ी में रहता था, और जब भी कोई बीमार होता, कोई भी सांप काट जाता या इस तरह का कुछ होता, तो वो जड़ी बूटियों से उनका इलाज करता। और जड़ी बूटियां वो उसी जंगल से ही जाके ढूंढ के लाता था। अब हकीम साहब को कुछ और जड़ी बूटियों की जरूरत थी, क्योंकि उसके पास खत्म हो गई थी। तो वो जानता था कि जंगल के अंदर गांव के 3 लोगों की मौत वाकई हो चुकी है, लेकिन खुदा ना खास्ता फिर से किसी को कोई बीमारी या कोई ऐसा मसला हो गया जिससे उसका इलाज ही ना हो सका, तो वो भी तो मौत वाकई हो जाएगी। तो उसका हल यही था, रिस्क लेना पड़ेगा और जैसे कैसे जंगल में जाना पड़ेगा, जड़ी बूटियां ढूंढनी पड़ेंगी। हकीम साहब रवाना हुए।
आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में जंगल की तरफ जा रहे थे कि मोहतात अंदाज अपनाया हुआ था। मोहतात अंदाज से चलते 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 अब वो उस हिस्से की तरफ जा रहे थे जो ना सिर्फ घना हिस्सा था बल्कि उसी हिस्से की तरफ ही जड़ी बूटियां मिल सकती थीं। ये वो हिस्सा था जहां पे जंगल में घने हिस्से में दाखिल होते तो आगे पहाड़ भी नजर आते, तो वो जड़ी बूटियां पहाड़ों के करीब ही मिलती थीं। दरख्त भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े और काफ़ी घने थे। घने से मुराद होता है कि दरख्तों के बीच में फासला कम हो जाता है। वो हिस्सा घना हिस्सा कहलाता है जहाँ दरख्तों से दरख्त तकरीबन जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में कम फासला होता है। तो ऐसे हिस्सों के अंदर ही उनको जड़ी बूटियाँ मिलती। वो जड़ी बूटियाँ एहतियात के साथ ढूंढते ढूंढते एक ज़मीन के ऊपर बैठे हुए एक जड़ी बूटी को तोड़ने लगे तो उनको महसूस हुआ, जो पहले ही मोहतात अंदाज था, कि मेरे पीछे कुछ अजीब सा है। हकीम साहब ने इस अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता गर्दन घुमाई, क्योंकि उनके कान पहले से अलर्ट थे। अगर वो अलर्ट ना होते तो शायद उनको महसूस ना होता, क्योंकि एक जंगल के अंदर अपना भी एक शोर होता है, परिंदों का, जानवरों का। उन्होंने मुड़ के देखा तो एक मस्त हाथी जिसका साइज बहुत बड़ा था, वो इस तरह बदमस्त हुआ था कि अपनी सूंड से झाड़ियों को, छोटे छोटे दरख्तों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहा था। और ऐसा वो गुस्से में था कि वो अपनी सूंड से दरख्त को जोर से टक्कर मार देता। लेकिन हकीम साहब से काफ़ी फासले पे होने की वजह से हकीम साहब एकदम से अलर्ट हुए, तेज़ी से ज़मीन पे लेट गए कि ये मुझे देख ना सके, क्योंकि वो लेटे हुए देख रहे थे कि वो ऐसा बदमस्त हो चुका है, इस अंदाज में हर चीज़ को तोड़ रहा है, गिरा रहा है। जानवर जब गुस्से में होता है, और हाथी जितना बड़ा जानवर, तो वो तो दूर से ही पता लग जाता है कि हाथी शदीद गुस्से में है, क्योंकि वो अपनी सूंड से, अपने माथे से टकरे मार रहा था, दरख्तों को गिरा रहा था और सूंड से पकड़ के खींच लेता। वो ज़मीन पे लेटे लेटते रेंगने वाले अंदाज में चलते हुए एक बड़े से दरख्त के पीछे पहुंचे और उसके पीछे छुप गए कि कहीं मुझे ये देख ना ले। उनकी किस्मत अच्छी कि वो हाथी कई दरख्तों को गिराता गिराता इनकी सिमत आने की बजाय दूसरी सिमत जाना शुरू हो गया। और जब उन्होंने देखा हाथी दूसरी सिमत जा रहा है तो वो जल्दी से अपनी जगह से उठे और करीब जो पास ही चोटी थी, पहाड़ था, उस पहाड़ के एक ऐसे पत्थर के पीछे जाके छुप गए जहां उस हाथी की नज़रों से वो ओझल थे और जानते थे हाथी इस साइड पे आया भी तो मुझे इस पत्थर के पीछे नहीं देख सकेगा। जब वो उस पत्थर के पीछे छुप गए तो बाहर शोर अभी भी आ रहा था। वो गुस्से से भरा हुआ हाथी अभी भी दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहा था और जोर जोर से ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था जिससे लगता था उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वो दुबक के बैठे रहे। शाम हो गई, शाम से रात हो गई। अब इसलिए कि अब तो मज़ीद रात है, अब तो ख़तरा बाहर निकलने का और ज़्यादा था। हकीम साहब ने कहा जैसे कैसे मुझे रात इसी पत्थर के पीछे गुजारनी है। डर था तो सांपों का, कहीं सांप ना आ जाए। जब इंसान 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे किसी भी अंधेरे वाली जगह में बैठता है तो उसकी आंखें अंधेरे में भी देखने के काबिल हो जाती हैं। तो रात के उस पहर भी उनकी आंखें मुसलसल किसी कीड़े मकोड़े, किसी सांप, किसी बिच्छू को देख रही थीं कि वो कोई मेरे करीब ना आ जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी को बचाना है। खौफ उन पे सवार था। जंगल का अंधेरा था, जंगल के घने हिस्से के अंदर एक इंसान छुपा हुआ था अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए। और रात सारी 1 मिनट के लिए भी, वो कहते हैं, मेरी आंख नहीं लगी। 1 सेकंड के लिए भी मेरी आंख नहीं लग सकी, इतना मेरे ऊपर खौफ सवार था। क्योंकि अक्सर सरसराहट होती जैसे कोई जानवर, वो चूहा था, वो बिल्ली थी, वो सांप था, वो क्या था, कोई भी चलता तो दरख्तों के अंदर गिरे हुए पत्ते जो सूख चुके होते हैं, खुश्क हो चुके होते हैं, उनकी चरचराहट, उनकी टूटने की जो आवाज़ आती है वो एक शोर सा पैदा करती है। और हकीम साहब कहते हैं रात को वहाँ बैठे हुए मेरा दिल मुसलसल धड़कता रहा। हर वक्त कहीं ना कहीं से कोई शोर होता। जब रात होती है तो जंगल के अंदर एक और मखलूक, एक और जानवर रात को शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे कैसे सुबह हुई और वो दौड़े, बचते मचाते, एहतियात के साथ, कहीं हाथी के साथ आमना सामना ना हो जाए, वो गांव तक पहुंच गए।
गांव वालों को फौरन इकट्ठा किया और गांव वाले सारे जमा हो गए। हकीम साहब क्या हुआ है? हकीम साहब डरे हुए थे, घबराए हुए थे। वो बोले, जिसने 3 गांव के लोगों को मारा है, मैं उस राज से वाकिफ हो गया हूं। वो कोई और नहीं, वो एक ऐसा बदमस्त हाथी है जो बहुत बड़ा है। एक फुल साइज का जो बड़ा जोबन जिस पे होता है, बहुत बड़ा हाथी होता है, वैसा हाथी है। और वो इतना गुस्से से भरा हुआ है, वो कभी दरख्त उखाड़ के फेंकता है, कभी टकरे मारता है और चिंगारता फिर रहा है, गुस्से से आवाज़ें निकालता फिर रहा है। अगर मैं उसकी नज़रों के सामने आ जाता तो वो जितना गुस्से में था वो मुझे भी उसी तरह कुचल देता जिस तरह बाकी 3 लोगों को उसने कुचला था। तो एकदम गांव को लोगों को याद आ गया कि हाँ, वो तीनों की लाशें भी इस अंदाज में मिली थीं जैसे किसी हाथी ने अपने बड़े बड़े पाँव से उसको कुचल दिया हो। विहान की लाश भी ऐसी थी। तब उनको लगा कि इसका मतलब है वो हाथी ही है जो सबको मार रहा है, क्योंकि हाथी इंसान का गोश्त नहीं खाता। कोई और जानवर अगर इंसान पे हमला कर दे तो वो इंसान के गोश्त को खा जाएगा। हाथी वाहिद ऐसा जानवर है जो इंसानी गोश्त या कोई भी गोश्त नहीं खाता, घास फूस खाता है, पत्ते खाता है। तो अब गांव वालों को यकीन हो गया कि वो हाथी ही है जो ये नुकसान कर रहा है। अब गांव वाले रात को सोते तो थे, लेकिन इस अंदाज में, मोहतात तरीके से कि वो जो बिफरा हुआ हाथी है कहीं रात के टाइम उनके गांव के अंदर आ गया, वो तो उनकी झोंपड़ियों को उजाड़ देगा, झोंपड़ियों के अंदर सोए हुए इंसानों को मार देगा। तो बहुत डर चुके थे। जहां दिन की रोशनी में वो अपने जानवरों को अब दूर दराज नहीं लेके जाते थे, जंगल के घने हिस्से में नहीं लेके जाते थे, बस करीब करीब ही रहते। और जहां कहीं कोई हल्का सा भी शोर, खटका, हाथी का एहसास होता, फौरी तौर पे भाग के गांव पहुंच जाते और गांव वालों को जमा करते कि हाथी का शक पड़ रहा है, वो कहीं करीब है। तो वो डंडे, सोटे और जो भी उनके पास हथियार थे वो निकाल लेते। कुल्हाड़ी होगी ज़्यादा से ज़्यादा, कोई खंजर होगा इस तरह के, तलवार होगी कोई, तो वो जमा हो जाते। और जब काफ़ी देर तक वहाँ पे हाथी ना आता तो फिर से अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते। लेकिन एक खौफ का समा पैदा हो चुका था। जब भी अब रात को सोने से पहले इकट्ठे होते तो इसी टॉपिक पे बात करते कि क्या बनेगा। अब वो बहुत बड़ा हाथी है, उनके पास कोई बंदूक टाइप भी चीज़ नहीं थी कि अगर बंदूक होती तो उसको मार सकते। हाथी का तो मुकाबला उन डंडे, सोटों और उन हथियारों से नहीं हो सकता था जो उन गाँव के लोगों के पास थे, सिवाय एक बंदूक के। जानते तो थे कि इसका हल बंदूक है, लेकिन वो गरीब लोग कहां से बंदूक लाते। कुछ दिन इसी तरह गुजरे कि उस गांव के अंदर एक फैमिली जो एक गाड़ी में सवार थी, जो एक ड्राइवर था, ड्राइवर ने वर्दी पहन रखी थी, और 2 मियाँ बीवी जिनके कपड़ों से, जूतों से, लिबास होलिये से लगता था काफी अमीर लोग हैं, वो गाड़ी जंगल में दाखिल हुई और चलती चलती उसी गांव तक पहुंची और आकर रुक गई। और उसमें से वो जो एक शख्स था, उसने बड़ी सी हैट पहन रखी थी, सिगार उसने लगाया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त उसने शर्ट और पैंट पहन रखी थी, और उसी की बीवी भी उसने बहुत ही बेहतरीन लिबास और जेवरात पहने हुए। जब गाड़ी आके रुकी है तो उनके ड्राइवर ने नीचे उतर के उनके लिए गेट खोला और वो दोनों उतरे, गांव वाले से आके मिले और उन्हें अपना तारुफ कराया कि हम शहर से आए हैं, हम शिकार के लिए यहां पे आए हैं, हमें घूमना फिरना भी है, कुछ दिन यहां पे रहना भी है जंगल में, और शिकार भी करना है, और फिर हम वापस चले जाएंगे। गांव वालों ने उनको कहा, बेहतर है आप जंगल के अंदर ना जाइए, क्योंकि इस जंगल के अंदर एक ऐसा हाथी है जो शदीद गुस्से में है। वो हमारे गांव के 3 लोगों को मार चुका है, उसकी वजह से 3 मौत हो चुकी हैं। हम गांव के लोग खुद भी रातों को सही तरीके से सो नहीं पा रहे, पहरा देते हैं एक तरह से कि कहीं रात को वो हाथी ना आए। हम में से एक शख्स फिर भी जागता रहता है कि अगर हाथी आया तो वो सबको जगा सके। हम आपको कतई मशवरा नहीं देंगे कि आप जंगल के अंदर जाएं। वो बोले, हमें डरने की इसलिए जरूरत नहीं है, हाथी को कैसे हैंडल करते हैं हमें पता है। अगर कोई हाथी बदमस्त हो, कोई हाथी गुस्से में हो, तो उसको भी कैसे राम किया जाता है, उसको शांत किया जाता है, उसको रिलैक्स किया जाता है, ये हम जानते हैं। आप लोग परेशान मत हों।
और वैसे भी उन्होंने अपने उस ड्राइवर की तरफ इशारा करके कहा, यह सिर्फ ड्राइवर नहीं है, यह बहुत अच्छा निशानेबाज भी है, और अगर कोई हाथी आ भी गया तो यह है ना, ये एक ही निशाना लेके बंदूक से उस हाथी का काम तमाम कर देगा। और अपने उस ड्राइवर से कहा, इनको दिखाइए बंदूक कहाँ है। तो वो गाड़ी के अंदर बंदूक निकाल के लाया। तो वो गांव वाले उस बंदूक को देख के समझ गए कि हाँ, ये लोग शिकार कर सकते हैं, हमें निजात भी दिला सकते हैं उस हाथी से। उन्होंने कहा, वो अपने साथ खाने पीने का काफी सामान लेके आए थे, अमीर लोग थे, पैसा भी था। उन्होंने कहा, यहां जो डार्क हाउस है, जो एक फॉरेस्ट के लिए जो ऑफिसर आता है उसके लिए बंगला बनाया जाता है, हम वहां रहना चाह रहे थे, लेकिन पता लगा है उसकी हालत बहुत खराब है, वो बहुत पुराना हो चुका है, तो बेहतर है हम इसलिए गांव के अंदर ही आ गए हैं। हम आप लोगों को किराया दे देंगे, हम पहली रात यहीं पे गुजारेंगे। गांव के लोग थे, एक शख्स ने अपने घर की उनको ऑफर की, उसको पैसा दे दिया गया और यूं वो गाड़ी वहीं पे खड़ी करके रात को वहीं पे रहे। खाना पीना सब कुछ वो अपने साथ लेके आए हुए थे, पानी की पीने की बोतलें भी थी, सब कुछ उनके पास था। सुबह हुई तो बीवी ने नाश्ता करने के बाद शौहर से फरमाइश की, जो बहुत एडवेंचर को पसंद करती थी, कि अब हमें जंगल में चलना चाहिए, आज रात हम जंगल में गुजारेंगे। उन्होंने उसी शख्स को जिसके घर में वो रात को रहे थे उसको कहा, अगर हम तुम्हें पैसे दें, क्या तुम हमारा सामान लेके जंगल चल सकते हो? क्योंकि जंगल अब गाड़ी नहीं जा सकती थी, पैदल रास्ता था। उसने कहा, नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, जंगल में मौत है और कोई क्यों मौत के मुंह में जाना चाहेगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी नोटों की ऑफर उसको की और उसको कहा, ये तुम्हें दे देंगे अगर तुम चलना चाहो। वो एक गरीब शख्स था, इतने ज्यादा नोट देख के समझ गया कि अगर जिंदा बच गया तो मेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। ये बहुत नोट थे, स्पेशली उन झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों के लिए। वो जैसे कैसे कायल हो गया। उसका काम यह था कि उनके एक खैमा था और कुछ खाने पीने का सामान था जो उन्होंने बैग के अंदर भरा हुआ था, वो बैग उसको अपने कंधे पे लेके चलना था। ड्राइवर को उन्होंने कहा, तुम वहीं पे रुको, ये हमारे गाइड के तौर पे चलेगा, क्योंकि इसको रास्ता पता है। ड्राइवर को भी रास्ता पता नहीं था, तो ये हमें लेके जाएगा। गांव वाले उसको समझाते रहे, अपने उस गांव के शख्स को, कि कहां जा रहे हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, बच गया तो जिंदगी संवर जाएगी, गांव के लोगों के ही काम आएंगे ये पैसे। अब उसने वो बड़ा सा बैग, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं था, उसने अपने कंधे के पीछे डाल दिया, जिसके अंदर खैमे वगैरह लगे हुए थे, खैमे वगैरह डले हुए थे और खाने पीने का सामान भी था। और यूं वो चल पड़े। वो जंगल के अंदर जब दाखिल हुए तो मोहतात थे, वो शख्स उनको गाइड कर रहा था कि हाथी पे आपने निगाह रखनी है और हाथी का कोई इस तरह का काम ना हो। चलते 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 उन्होंने कहा, काफ़ी है। उस शख्स ने कहा, उन्होंने कहा, नहीं, हमें घने हिस्से की तरफ जाना है, आगे की तरफ और बढ़ना है। उसने कहा, वहाँ पे ख़तरा बहुत ज़्यादा है, वही घना हिस्सा ही है जहाँ पर हमारे पहले लोग मरे हैं, मेरा मशवरा है आप ना जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हमें जाना है। वो उसको लेकर चले गए। जब उस घने हिस्से की तरफ गए, शाम हो गई, तो वहीं पे उन्होंने कहा, अभी वो जो कैंप था, कैंप नहीं लगाना, फिलहाल चादर सी बिछा दी, उसके ऊपर बैठ गए, खाने पीने का सामान निकाला, खुद भी खाया और उस साथ गांव के शख्स को भी दिया। मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा था उस दिन, उन्होंने कहा, आज हम कैंप नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही बातें करते रहेंगे, रात गुजारेंगे। उसकी बीवी को रात गुजारने का वहाँ पे बहुत शौक था। वो अपने साथ जलाने का भी एहतमाम बैटरी की सूरत में लेके आए थे। वो बैठे रहे, बैटरी चलती रही, बातें करते रहे। जब रात हुई तो उन्होंने बैटरी बंद कर दी कि रात का एक अपना मज़ा है। वो वाकई बहुत ही एडवेंचरस लोग थे, स्पेशली उसकी बीवी और वो शख्स। गांव का वो शख्स उनको देख के हैरान था कि जहां हम गांव के अंदर इतना खौफजदा होते हैं, ये शहर के लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस गांव को। उसकी बीवी बातें इस तरह कर रही थी, कितना खूबसूरत मंजर है, आसमान कहीं कहीं पे नज़र आ रहा है तो देखो कैसा खूबसूरत चांद नज़र आता है, कैसे सितारे हैं, कितने दरख्त हैं, नीचे कैसा शोर है, एक अंधेरा है। जंगल को डिस्कस करते रहे। बातें करते करते कब वो सो गए तीनों, उनको नहीं पता। रात का एक पहर हुआ तो वो जो गांव का शख्स था उसको हाजत पेश आई वॉशरूम की। तो उसने देखा वो दोनों गहरी नींद सो रहे हैं। मौसम इतना अच्छा था कि कैंप नहीं लगाया गया था, नीचे उसी कपड़े पे ही वो सो रहे थे। वो उठा कि यहां करीब नहीं और थोड़ा सा दूर जाके मैं हाजत पूरी करूं। वो वहां से चलता हुआ कोई तकरीबन
एक शर्म हया भी होती है कि वो कहीं देख ना ले, वो तकरीबन 20-25 कदम दूर चला गया। 20-25 कदम दूर जाके उसने अपनी हाजत मुकम्मल की, और हाजत मुकम्मल करके वो जैसा ही खड़े होने लगा है तो उसको एकदम से आवाज़ आई है कि पीछे एक शोर सा था, मियाँ बीवी के चीखने की आवाज़ थी। अब वो इतनी दूर था कि उसको नज़र नहीं आ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ उस तरफ जाना शुरू हुआ कि क्या हुआ है। जब इतनी करीब गया कि आप वो देख सके उस अंधेरे में, तो उसने देखा एक गुस्से से भरा हुआ हाथी है जिसका कदो कामत बहुत बड़ा है। वो अपनी सूंड से उन दोनों मियाँ बीवी को कुचलने की कोशिश कर रहा है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शौहर जो था उसकी टांगे उसने देखी, वो कुचल चुका था, वो अब चल नहीं सकता था, वो हाथ से उसको दूर कर रहा था। औरत खौफ की वजह से वैसे नहीं भाग पा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसने देखा कि उसने अपनी सूंड से और अपने बड़े बड़े पाँव से उन दोनों को कुचल के रख दिया, उन दोनों को मार दिया। वो दोनों मर चुके थे और वो सांस रोके खड़ा हुआ था कि हल्का सा भी इस हाथी को नजर आ गया कि मैं यहां हूं, मैं रात के अंधेरे में भागूंगा कैसे, ये तो मेरा काम तमाम कर देगा। वो दरख्त के पीछे छुप गया इस अंदाज में कि नजर ना आ सके। जब हाथी ने उन दोनों को मार दिया, उनके सामान जो रखा हुआ था, बैग खैमे ये वो जो पैक थे, सबको फेंक फांक के तोड़ फोड़ के हाथी वहां से धाड़ता हुआ, गुस्से से चिंगाड़ता हुआ आगे चला गया। गांव का वो शख्स वहीं पे खड़ा रहा, उसके अंदर हिलने की ताकत नहीं हुई कि मैंने हरकत की तो कहीं हाथी ना आ जाए। रात उसने वहीं छुप के गुजारी बगैर हरकत किए, और जब सुबह हुई तो वो दौड़ा, लेकिन इस अंदाज में कि कहीं हाथी उसको देख ना ले। वो दौड़ते दौड़ते गांव पहुंचा, और जब उसकी हालत इस तरह की थी, गांव वालों ने देखा तो सब परेशान हो गए। उनका वो जो ड्राइवर था, मुलाजिम था, वो भी परेशान हो गया कि क्या हुआ है। तो उसने बताया उन दोनों को हाथी ने कुचल डाला है। अब वो जो उनके साथ ड्राइवर आया था गाड़ी चला के, वो एकदम से परेशान हो गया। उसके मालिक और मालकन थे। वो गांव वालों से बोला मेरे साथ चलो, हमें उनके जिस्मों को उठा के लाना है। गांव वाले बोले हम क्यों जाएं, मना किया था, कितना शदीद मना किया था, वो फिर भी चले गए। अब हम जाएंगे हम भी मारे जाएंगे, हमें नहीं जाना। उसने बहुत मिन्नत तरला की, इंसानियत का वास्ता दिया कि इंसान हैं, इंसानों की लाशों को हम ऐसे छोड़ देंगे ताकि जंगली जानवर आके उनके वजूद को खा जाएं, मुझे उनको वापस लेके जाना है। गांव वालों के अंदर इंसानियत तो थी। खैर जैसे कैसे काफ़ी लोग तैयार हो गए, और उस शख्स के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते करते जब वहां पे पहुंचे तो वाकई उन दोनों की कुचली हुई लाशें पड़ी थी। उन दोनों की वो लाशें उठा कर ले आए। उस ड्राइवर ने उन मुर्दा जिस्मों को गाड़ी के अंदर डाला, और जैसे वो आए थे उसी तरह वापस चला गया। वो जैसे ही गया, उसने जाके शहर शायद इतला दी, बताया क्या माजरा है क्या नहीं। तो वहीं से शहर से एक स्पेशल शख्स भेजा गया जिसका नाम था ओम। ये एक बहुत अच्छा निशानेबाज था। इसको इसलिए भेजा गया कि उस हाथी का काम तमाम कर दिया जाए जो इतने बंदे पहले मार चुका था। 2 इन लोगों को भी मार दिया था, और गांव वालों को भी खतरा था कि गांव वालों को वो मार सकता है। ओम एक बेहतरीन निशानेबाज था। गांव वालों ने उसको रहने के लिए जगह दी, खिलाया पिलाया, क्योंकि वही उनके बचाव का एक जरिया था, वही उनको उस बदमस्त हाथी से बचा सकता था। गांव वाले उसको सब समझाते रहे, सब बता दिया, जो जो कुछ हो चुका था, जो कुछ था वो सब सुनता रहा। और उसके बाद उसने कहा ठीक है, मैं जैसे ही शाम हुआ करेगी जंगल के अंदर जाया करूंगा, और किसी भी दरख्त के अंदर ऊपर चढ़कर बैठूंगा, जहां मुझे हाथी नजर आएगा मैं उसका निशाना लूंगा। जब वो मर जाएगा तो मैं आप लोगों को आकर बताऊंगा। पहली रात वो जंगल के अंदर गया, और जंगल के अंदर एक जगह इस तरह उसने अपनी इस तरह की सेलेक्ट की जहां पे उस दरख्त के ऊपर बैठ के वो निगाह रख सकता था कि कहीं से भी वो उसको हाथी नजर आए तो उस पर गोली चला दे। पहली रात इंतजार करता रहा, कोई हाथी ना आया।
दूसरी रात भी वो इंतज़ार करता रहा, तीसरी रात भी इंतज़ार करता रहा, यहां तक कि 1 हफ्ता हो गया, किसी हाथी से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो दिन को आके सो जाता और शाम होते ही जंगल में चला जाता। वो अंधेरा होने से पहले जाके मुख्तलिफ मकामात पर बैठता कि एक ही जगह पे बैठने से ज़रूरी नहीं हाथी यहाँ पे आए, कभी किस सिमत में कभी किस सिमत में बैठता, और गांव वालों को आके बताता कि मैं गन मजबूती से बंदूक थामे हुए मुसलसल पहरा देता रहता हूँ, एक लम्हे को भी नहीं सोता, क्योंकि एक लम्हे को सोया तो मेरी ज़िंदगी चली जाएगी। हाथी नज़र आने की देर है, मैं आप लोगों को उस हाथी से निजात दिला दूंगा। वो रात को जाता और सुबह ही सुबह जब गांव वाले उठते तो वो वापस आ जाता। इसी तरह एक ही शाम को 1 हफ्ते बाद वो गया और जब सुबह हुई तो वो वापस ना आया। गांव वाले परेशान हुए कि ओम वापस नहीं आया। दिन की रोशनी आ गई, सुबह से दिन हो गया। उन्होंने फैसला किया यकीनन ओम को हमारी मदद की ज़रूरत है, वो हमारी मदद करने के लिए आया है। हमें गांव वालों को अपने खौफ को साइड पर रख के जंगल जाना होगा, हमें देखना होगा। सो वो काफ़ी जो बहादुर लोग थे डंडे सोटे अपने हथियार लेके जंगल के अंदर रवाना हुए ओम को ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते उन्होंने एक जगह पे देखा वो बदमस्त हाथी ज़मीन पर मुर्दा हालत में पड़ा हुआ था। ओम ने वाकई उसका निशाना लगाकर उसको मार दिया था। जहां वो हाथी मरा था तो उन्होंने देखा थोड़े ही फासले पे ओम की कुचली हुई लाश भी पड़ी थी। सिर्फ हाथी नहीं मरा था, शायद मरने से पहले उनका ऐसा आमना सामना हुआ था, ऐसा उनका आपस में मुकाबला हुआ था कि वो हाथी ओम को मारने में कामयाब हुआ था, कुचलने में कामयाब हुआ था कि ओम ने भी जैसे कैसे उस पर गोली चला दी थी। लेकिन बात यह थी कि दोनों ही मर चुके थे। जहां उस हाथी से उनको निजात मिल चुकी थी वहीं पे ओम भी इस दुनिया से चला गया था। वो ओम को लेकर वापस आए। कम से कम एक खौफ उनके दिलों से ख़त्म हो गया था कि ओम को लेकर जब वो वापस आ रहे थे तो ये उनको पता था कि अब उस जानवर से हमारी जान छूट चुकी है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। कुछ दिनों तक फिर भी वो एहतियातन जंगल के अंदर नहीं गए, लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना गुजर गया, कोई वाकया ना हुआ। तो फिर से वो आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए कि वो हाथी जिसकी वजह से ये मौत वाकई हो रही थी वो तो मर चुका है। फिर अब किस चीज़ का खतरा, अब किस चीज़ का डर? अब उनका खौफ ख़त्म हुआ और फिर से 1 महीने बाद हर कोई घने जंगल में जाना शुरू हो गया। अब डर ख़त्म हो चुका था। उस जानवर से उनकी जान छूट गई थी। एक दिन आसमान बादलों से भरा हुआ था, घटाटोप घटाएं छाई हुई थीं, बिजली बार बार चमक रही थी और इन झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए सबसे खौफनाक मंजर यही होता है कि जब बारिश होनी होती है तो उनको पता होता है उनकी झोंपड़ियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि वो अपने जानवरों को भी अंदर रख सकें, और अगर बारिश काफ़ी देर होती रहे तो उनके झोंपड़ियों के अंदर भी पानी आ जाता था। हल्की फुल्की बारिश होती तो कुछ ना होता। आज वो सब परेशान थे कि फिर से बारिश होने वाली थी। मुसलसल बिजली चमक रही थी, लेकिन शाम का अंधेरा छा गया, अभी तक बारिश नहीं हुई। सबने खाना खाया और अपने अपने घरों में सोने के लिए लेट गए। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। वहीं एक गांव का लड़का जिसका नाम उन्होंने लिख के भेजा है भागवंत। भागवंत अपने घर में लेटा हुआ था। जहां बारिश का शोर हर तरफ था, शायद भागवंत की तरह कई लोग वहां पे अपने अपने घरों में लेटे हुए थे, जाग रहे थे, क्योंकि उनको उनके जानवरों की बहुत परवाह थी जो बाहर बंधे हुए थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। भागवंत भी कुछ देर के लिए सो गया था, लेकिन उसकी बकरी की बोलने की मुसलसल जो आवाज आ रही थी उसके कानों तक पहुंची तो वो एकदम से परेशान हो गया। मेरी बाहर बंधी हुई बकरी क्यों बार बार बोल रही है, क्या परेशानी है? वो उठा। बारिश का शोर जहां हर जगह पे था, उसने अपना दरवाजा खोला और दरवाजे से जैसे ही बाहर निकला तो वो बारिश में
भीगना शुरू हो गया। उसने देखा उसकी बकरी सामने खड़ी है और वो दरख्त के नीचे बंधी हुई तो है, लेकिन जिस तरह पहले उसकी बोलने की आवाज आ रही थी मुसलसल, अब वो डरी हुई सी है, सहमी हुई सी है। उसने बकरी की तरफ देखा। जानवर है, शायद बारिश की वजह से डर गया है, इसी वजह से मुसलसल बोल रहा है। उसने बकरी को देखा और वापस अपने झोंपड़ी की तरफ आया। बाप ने पूछा, भागवंत कहां गए थे? बोला, बाहर बकरी बहुत चीख रही थी और मैं उसको देखने के लिए गया था, बारिश की वजह से शायद डरी हुई है। और फिर से बकरी की बोलने की आवाज आई। बाप ने कहा, जानवर है, बारिश में डरता है, सो जाओ, अब्बा मैं फिर से देख के आता हूं। वो फिर से देखने के लिए बाहर गया। बाप लेटा रहा। थोड़ी देर गुजर गई, भागवंत वापस नहीं आया। बाप को परेशानी लाक हुई कि इतनी देर नहीं लगती बकरी को देखने के लिए, 1-2 मिनट लगते हैं, तो अब 10-15 मिनट हो गए हैं। बाप उठा, आवाज दी, भागवंत भागवंत। कोई आवाज का जवाब ना मिला और बाप जब दरवाजा खोल के बाहर गया तो बाप ने देखा बकरी तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन उस बंधी हुई बकरी के साथ भागवंत जमीन पे मुर्दा पड़ा हुआ है, ऐसे जैसे उसका किसी ने हुलिया बिगाड़ दिया हो। वैसा हुलिया बिगड़ा हुआ था जो उससे पहले कई लोगों का हुलिया बिगाड़ा गया था, उनके वजूद को कुचला गया था। वैसे ही भागवंत के वजूद को कुचल दिया गया था। बाप ने चीखना शुरू कर दिया। गांव के लोग जो बारिश की वजह से पहले ही जाग रहे थे वो सारे उठ गए। क्या हुआ? तो उस भीगती हुई बारिश के अंदर सब गांव वालों ने बाहर निकल के देखा भागवंत के उस वजूद को जो कुचल दिया गया था, और सबके चेहरों पे एक खौफ और हरास फैल गया कि हम तो समझे थे कि सब खत्म हो गया, वो जानवर मर गया है, तो ये क्या है, ये कौन है? और फिर गांव वालों के चेहरों पे फिर से खौफ सवार हो गया। और कुछ दिनों के बाद उन्हीं के गांव का एक बंदा जो घने जंगल में नहीं जाता था, अपनी भेड़ बकरियों को लेके गांव के शुरू वाले हिस्से में फिरता था, उसकी भी लाश मिली। अब फिर से एक खौफ और फिर से उनके चेहरों पे हर वक्त परेशानी झलकना शुरू हो गई। वो बेचारे करते भी तो क्या करते। वहीं उन्हीं दिनों उस जंगल फॉरेस्ट का जो एक ऑफिसर था जिसका नाम था अकबर, वो उस जंगल में आया और उसके साथ एक मुलाजिम भी था। मुलाजिम उधेड़ उम्र शख्स का था, जिसकी उम्र 60-65 साल के करीब थी। लेकिन जो अकबर था वो 24-25 साल या 26 साल का या 27 साल का एक नौजवान सा था। सही कहते हैं उसकी उम्र नहीं पता, लेकिन एक ऐसा खूबरू और नौजवान जो भी देखता उसको देखता ही रह जाता। और सबसे बड़ी बात, इतना हंसमुख था, ऐसी मोहब्बत करने वाला था, ऐसा प्यार करने वाला था, जो भी उसके साथ बैठता उसकी बातें सुनता उसका दीवाना हो जाता। और ऊपर से शक्ल और सूरत ऐसी क्लास की थी कि जो भी उसकी शक्ल को देखता तो देखता ही रह जाता, चेहरे से नजरें हटाने को दिल ही ना करता। वो जब आया तो वो जो डार्क हाउस, वो जो बंगला होता है, रेस्ट हाउस होता है उस जंगल का, वो तो इस रहने के काबिल नहीं था। पहले भी जो 2 लोग आए थे अमीर थे, वो भी इसलिए नहीं रहे थे, वो पुराना हो चुका था। तो गांव के अंदर ही एक झोंपड़ी उनको रहने के लिए दे दी गई किराए के ऊपर। उसके साथ जो शख्स था उसका नाम था कबीर। अकबर के साथ जो कबीर था, उस ऑफिसर का वो ऐसा मुलाजिम था जो बंदूक लेके हर वक्त उसके साथ होता, उसकी हिफाजत भी करता, उसके कपड़े भी धोता, उसके लिए खाना भी पकाता, उसकी ज़रूरियात की जिस तरह एक बीवी ख्याल रखती है, कपड़े धोना, खाना पकाना, वो सारे काम कबीर करता। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उस ऑफिसर अकबर की दोस्ती गांव के हर शख्स से हो गई। उस गांव का हर शख्स अकबर से प्यार करने लगा, उसका दीवाना हो गया। उसकी शक्ल सूरत का, उसकी हंसी का, उसकी शरारतों का, उसकी मजाक करने का, सब दीवाने हो गए, उससे बेइंतहा प्यार करने लगे।
अकबर की एक आदत जो गांव वालों ने नोट की थी, जहां वो मजाक करता वहां उसको लिखने का शौक था। वो अपने जेब के अंदर एक बड़ी सी डायरी निकालता, पेंसिल निकालता, और जो भी उसके दिमाग में होता वो लिखना शुरू कर देता। एक दिन गांव के एक शख्स ने पूछा, साहब आप ये क्या लिखते रहते हैं? तो उसने कहा, मेरा हमेशा से एक आदत है, मैं डायरी लिखता हूं। जो कुछ मेरे साथ गुजरता है सारे दिन में, मैं सारे दिन का एंड पे लिखता हूं। आज के दिन मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये मेरी एक आदत है, मैं लिख लेता होता हूं। अब वो गांव के अंदर रहते रहे, घुल मिल के एक गांव का फैमिली का हिस्सा बन चुके थे कि एक दिन अकबर ने गांव वालों से कहा कि आज मुझे जंगल में जाना है, ऑफिस का ही कोई काम है, सारा देखना है, खौफ व हरास है, मैं जानता हूं आप लोग भी डरे हुए हैं, लेकिन मेरे साथ कबीर है और इसकी बंदूक भी इसके पास है। खुदा न खास्ता कुछ भी ऐसा वाकया हुआ तो इसका निशाना कभी खता नहीं जाता। ये बहुत अच्छा निशानेबाज है, मैं भी निशाना लगा लेता हूं, लेकिन ये मुझसे अच्छा निशानेबाज है। तो वो कबीर बोला, साहब आपका निशाना कमाल है, आपका निशाना तो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा है। ये तो आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपका निशाना ज़्यादा अच्छा है। गांव वाले नहीं चाहते थे कि वो दोनों जंगल में जाएं, लेकिन ड्यूटी थी, फ़र्ज था, वो भी पूरा करना था। उन्होंने कहा शाम तक आ जाएंगे, परेशानी की कोई बात नहीं। कबीर और उसका अफसर अकबर गांव से इजाज़त लेके जंगल की तरफ रवाना हुए। बंदूक कबीर के कंधे पे लटकी हुई थी और गोलियां भी। वो दोनों जंगल जिस काम के लिए गए थे वो काम करते, इधर उधर घूमते फिरते करते करते घने हिस्से की तरफ चल गए। और शायद घने हिस्से की तरफ जब जाना हुआ तो वो रास्ता जो वो वापसी का रास्ता समझ के वापस जाना चाह रहे थे, तो वो गलती से वापस जाने की बजाय मजीद घने हिस्से की तरफ चले गए। रात हो गई। कबीर बोला, साहब लगता है हम रास्ता भूल गए हैं, हमें जल्दी चले जाने चाहिए था, क्योंकि हमें निकलते हुए लेट हो गई, अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में रास्ता ढूंढते ढूंढते मेरे ख्याल में हम शायद मजीद घने जंगल की तरफ चले गए हैं। अब इस वक्त बेहतर है रात कहीं आराम से हम गुजार लें, सुबह हम यहां से चले जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। एक जगह उन्होंने अपने सेलेक्ट की जो उनको बेहतर महसूस हुई कि यहां पे सो जाते हैं, लेकिन मोहतात रहते हैं, दोनों जागते रहेंगे, सोते भी रहेंगे, और सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। वो दोनों वहीं पे लेट गए। वो जो उधेड़ उम्र शख्स था कबीर, चौकन्ना होके लेटा था, आंख लग जाती लेकिन थोड़ी देर तक जाग जाता और इधर उधर देखता, फिर सो जाता, फिर इधर उधर देखता। ऐसे ही रात को उसकी आंख लगी और जैसे ही जागा उसने इधर उधर देखा, और जैसे ही साहब की तरफ देखा तो साहब की जगह खाली थी, साहब वहां पे नहीं थे। एकदम से घबरा के उठ गया था, बंदूक अपनी जल्दी से उठाई, देखा बंदूक वहां पे मौजूद है, साहब नहीं है। उसने कहा कहीं गए होंगे इधर उधर, अभी आ जाएंगे। वो इंतजार करता रहा, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा गुजर गया। उसने कहा यह नहीं हो सकता कि आधा घंटा गुजर जाए और साहब कहीं चला गया हो। वो बंदूक को थाम के वहीं पे मोहतात अंदाज में खड़ा हो गया कि अभी मुझे कहीं जाना नहीं है, यहीं पे पहरा देना है। वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन साहब को आवाजें भी दे डाली, अकबर साहब, अकबर साहब, लेकिन कोई जवाब न आया। वहीं खड़े खड़े रात गुजार दी। सुबह हुई तो वो जंगल में पागलों की तरह साहब को ढूंढता रहा, लेकिन अकबर साहब का कहीं कोई पता न चला। वो अकबर साहब को ढूंढते ढूंढते आखिर गांव पहुंच गया। गांव वालों ने देखा कि 2 गए थे, एक अकेला वापस आया। पूछा अकबर साहब कहां हैं? कहा उनका कोई पता नहीं। गांव वालों को इतना मोहब्बत थी अकबर साहब के साथ, इतना उनसियत हो चुकी थी, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ चलते हैं। उन्होंने फौरी तौर पे खौफ होने के बावजूद उस मोहब्बत में अपने अपने हथियार, डंडे सोटे जो भी उठाए हैं, अकबर बंदूक हाथ में लिए वो आगे बढ़े हैं। सारे जंगल को छान मारा, लेकिन अकबर का कहीं कोई पता नहीं था। वापस आ गए। अगले दिन फिर से दिन की रोशनी में वो गए, तीसरे दिन गए, चौथे दिन गए, लेकिन अकबर साहब का कोई पता न चला। गांव वालों समझ गए अब उनका आना मुश्किल है। जिस तरह भागवंत मुर्दा पाया गया था, अकबर साहब भी शायद अब कहीं से मुर्दा पाए जाएं। लेकिन वो इसलिए 4 दिन 5 दिन मुसलसल जाते रहे कि उनके मुर्दा वजूद को ही कहीं से उठा के ले आए। वो इस उम्मीद पे नहीं गए थे कि वो जिंदा होंगे।
क्योंकि उस जंगल के बारे में जानते थे। वो तो एक दिन भी जो नजर नहीं आया वो मर गया, लेकिन वो उसके मुर्दा वजूद को उठा के लाना चाहते थे कि जंगल में मौजूद जानवर अकबर साहब को कहीं मुर्दा देख के उनके गोश्त को ना खाना शुरू कर दें, लेकिन उनका वजूद ही नहीं मिल रहा था। और 5वें छठे दिन कबीर वापस चला गया। उसने जाके महकमे को बताया कि अकबर साहब का कोई पता नहीं। महकमे के कुछ और लोगों को भेजा गया, वो आके 3-4 दिन ढूंढते रहे, उनको भी अकबर का कोई पता न चला और यूं वो भी वापस चले गए। गांव के लोग अकबर को बहुत मिस करते, उसको बहुत याद करते। इतना खूबसूरत, इतना हसीनो जमीन, इतना ऐसा नौजवान चला गया। हमने उसको मना भी किया था। एक दिन गांव के लोग, लेकिन एक बात जो हुई थी, 1 महीने तक तो वो डरे रहे, 1 महीने तक तो नहीं गए, लेकिन 1 महीने के बाद उनके अंदर भी खौफ खत्म होना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता। और फिर से वो जंगल के अंदर जाना शुरू हुए। तो एक पहाड़ी के करीब पहुंचे तो वहां पे उनको एक छोटा सा गार नजर आया। सिरा बहुत छोटा सा था, उस दिन की रोशनी थी। उस गार को देखा तो उसके अंदर चले गए। ये कैसा गार है? और जब उस गार के अंदर गए तो बिल्कुल एंड के ऊपर उनको वहां पे एक डायरी पड़ी हुई मिली। उन्होंने जब डायरी को देखा तो वो तो पहचान लिया, ये तो वही डायरी है जो अकबर साहब लिखते थे। उस फौरन डायरी को उठाया और उठाकर गांव ले आए। पढ़े लिखे तो थे नहीं कि उस डायरी को पढ़ सकते। सो वो डायरी शहर लेके गए कि अकबर साहब की डायरी मिली है। और जब डायरी को पढ़ा गया तो पता लगा अकबर ने लिखा था, मैं अपने कबीर मुलाजिम के साथ ही उस जंगल में सोया था। अभी अभी मेरी आंख खुली है तो मैं देख रहा हूं मैं एक गार के अंदर हूं। यह दिन का टाइम है। मैं कितने घंटे बेहोश रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन अब दिन की रोशनी इस गार के अंदर आ रही है। और मैं कैसे इस गार में पहुंचा हूं मैं नहीं जानता। शायद कोई आ रहा है। और उसके बाद उस सफ़े पे और कुछ नहीं लिखा था। फिर लिखा अगले सफ़े पे। मैंने वहीं पे लिखना छोड़ दिया था। वो जो सामने आई थी वो एक लड़की थी। उसके जिस्म के ऊपर एक सफ़ेद लिबास था, लेकिन उसका जिस्म इतना खूबसूरत था, ऐसा जैसे तराशा गया हो। कपड़े पहनने के बावजूद उसके खदो खाल ऐसे नजर आते थे कि इतनी हसीन जिस्म मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पे पड़ी तो वो चेहरा ऐसे था जैसे किसी ने चेहरे को आग लगा दी हो, और आग की वजह से चेहरे का मखसूस हिस्सा, जिस तरह आंखें होती हैं, गाल होती हैं, होंठ सिर्फ मौजूद थे, काले स्याह, और गाल वाला हिस्सा और आंखों वाला हिस्सा जलने की वजह से वहां पे हड्डियां नजर आती थीं। यानी जिल्द इतनी जल के गिर गई थी कि उस जगहों पे हड्डियां थीं और सिर्फ काले स्याह होंठ और आंखें लाल सुर्ख, जो इंसान की आंखें नहीं थीं। उस चेहरे को देखते ही मैं पहचान गया, ये कोई खौफनाक मखलूक है, ये कोई इंसान नहीं है। वो मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बोली, मैं तुम्हें उठा के लाई हूं, तुम मेरे दिल को बहुत अच्छे लगे हो। मुझे इंसानों से नफरत है। उससे पहले जंगल में जितने भी इंसान मुझे मिले मैंने सबको कुचल के मार दिया, लेकिन जब तुम्हें रात को सोए हुए देखा तो तुम्हें इतना देख के मेरे प्यार आया कि मैं तुम्हें उठा के यहां ले आई हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या मैं तुम्हें अच्छी लगी हूं? अपना आप मेरे हवाले कर दो। ये जिस्म तुम्हारा है, देखो मेरा कितना हसीन जिस्म है, ये तुम्हारे लिए है। मैं ये जिस्म तुम्हें देती हूं, मुझे खुश कर दो। मैंने उससे कहा, मुझसे दूर हटो, मैं जान गया हूं तुम इंसान नहीं हो, तुम कोई और मखलूक हो, मेरे करीब मत आओ। और मैं पीछे हटना शुरू हो गया। वो गुस्से से बाहर चली गई। अगले सफ़े भी लिखा था,
जब वो बाहर चली गई तो मैंने देखा, क्या करूं, मैं एक गार में हूं। इसका मतलब है जितनी कहानी मैंने सुनी है, गांव के अंदर जितने लोगों को मारा गया है, मारने वाली वो ये है, ये इंसान तो नहीं है। इसका वजूद बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा जला हुआ चेहरा इंसान का तो नहीं होता कि अंदर का तमाम ढांचा तक नजर आ रहा है। यह कोई और मखलूक है, मुझे यहां से निकलना चाहिए। ये सोच के कि वो बाहर चली गई है, अच्छा मौका है। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और चलता हुआ जब गार के दूसरे कोने पे पहुंचा तो वो गार के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी कमर मेरी तरफ थी, उसका मुंह दूसरी तरफ था। जब मैंने उसको पीछे से देखा तो देखता ही रह गया, हैरान रह गया। इतना हसीन और जमील वजूद के कपड़े पहने होने के बावजूद उसके जिस्म का अंग अंग मुझे नजर आ रहा था और मैं मस्त होता जा रहा था। इतनी खूबसूरत जिस्म की मालिक लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। मुझे लगा ये कोई और है और मैं उसकी तरफ बढ़ने ही लगा था कि उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो मेरी चीख निकल गई। ये वही थी। पीछे से तो इंसान नजर आ रही थी, लेकिन चेहरा जैसे ही सामने आया वो बहुत भयानक थी। तो मैं दौड़ के वापस आ गया। वो वापस मेरे पास चल के आई और मुझसे बोली, ये मेरा आर्जी ठिकाना है, मेरा मुस्तकिल ठिकाना कहीं और है। तुम पे मेरा दिल आ गया है, तुम्हें अपने मुस्तकिल ठिकाने पे भी साथ लेके जाऊंगी। जब तक ये मेरा आर्जी ठिकाना है तुम्हें यहीं अपने साथ रखूंगी, और जब अपने मुस्तकिल ठिकाने पे जाना होगा तो फिर तुम्हें वहीं अपने साथ ले जाऊंगी, इंसानी दुनिया से बहुत दूर। फिर तुम मेरी दुनिया में रहोगे। उसने मुझे खाने पीने के लिए काफी फल फ्रूट ला के दिए। उसने पानी पीने के लिए मुझे पानी ला के दिया। अब सफ़े वो उलटते जा रहे हैं और वो रोज़ की रोज़ जो लिखता जा रहा है वो पढ़ते जा रहे हैं। वो रोज़ मेरे पास आती है, मुझे प्यार भरी नज़रों से देखती है। मेरे इनकार करने के बावजूद उसने मुझे कहा, तुम्हारी जगह कोई और इनकार करता तो मैं उसको कुचल के रख देती, मैं उसका कलेजा चबा जाती, लेकिन क्योंकि तुमसे प्यार है इसलिए तुम पे गुस्सा भी नहीं आता। वो जितने भी लोग जो तुमने सुने हैं मारे गए हैं, उन सबको मैंने मारा है, उस हाथी ने नहीं, मैंने मारा था। लेकिन तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, मैं क्या करूं, तुम्हें देखती हूं बस मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है। वरना किसी की जुर्रत नहीं है मेरे आगे इनकार कर सके। तुम्हारी बात ही और है, तुम इनकार भी कर दो तब भी प्यार आता है। अब वो रोज मेरे पास आती है, मुझसे जिस्मानी ताल्लुक बनाने की ख्वाहिश करती है और मैं इनकार कर देता हूं तो वो मुस्कुरा देती है और मुस्कुरा के कहती है, कोई बात नहीं, जब मेरी मुस्तकिल जगह पे चलोगे तब तो मेरे ही हो जाओगे। अब मैं अकेला होता हूं और जब कि भी इस गार से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं या सोचता भी हूं तो वो बाहर खड़ी नजर आती है। कई दफा ऐसा हुआ कि मैं चल के गार की तरफ जाने लगा, बाहर कोई नहीं था। जैसे ही गार के कोने पे पहुंचता हूं वो सामने आ जाती है। वो कोई जादूगर नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है। उसको कैसे पता लग जाता है? मैं जब तक बैठा रहता हूं वो सामने नहीं आती, जैसे ही गार के कोने पे जाता हूं तो वो सामने आ जाती है। क्या वो 24 घंटे बाहर होती है मैं नहीं जानता, या वो इतनी बड़ी जादूगर है कि उसको पता लग जाता है कि मैं अब बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा खाना पीना सब कुछ यहीं है। कुछ देर के लिए वो मुझे बाहर लेके जाती है वॉशरूम के लिए, फिर वापस ले आती है। वो बहुत भयानक है, उसकी आंखें बहुत खौफनाक हैं, उसको कोई भी देखे तो बेहोश हो जाए। लेकिन मैं उसको रोज देखता हूं, मुझे नहीं पता मेरा क्या अंजाम होगा। मैं लिखता जाता हूं, मेरी आदत थी हमेशा डायरी पर लिखना, आज भी सब लिखता जा रहा हूं। कब वो मुझे यहां से अपने साथ ले जाएगी मैं नहीं जानता, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो बहुत भयानक है। उसने जो वजूद अपना रखा है, कि इंसान का ऐसा वजूद अपना रखा है जो मुझे बहकाने के लिए है, मुझे दावत गुनाह देने के लिए है, कि उस वजूद को देख के इतना हसीन और जमील वजूद है कि मैं बहक जाऊं और उससे जिस्मानी ताल्लुक बनाऊं। लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने चेहरे को खौफनाक रहने देती है। उसने अपना चेहरा क्यों नहीं चेंज किया मैं नहीं जानता, लेकिन वो जब भी मेरे सामने आती है मुझे प्यार भरी नजरों से देखती रहती है। ये 2 तारीख मुझे याद है, 1970 की वो 2 तारीख मुझे याद है जब वो मुझे उठा के लाई थी। आज शायद डायरी लिखते लिखते मुझे महीना होने वाला है, या ज़्यादा दिन हो गए हैं या कम है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसकी कैद में हूँ। और आजकल वो मुझे कह रही है कि 1 या 2 दिन बाद हम जाने वाले हैं, और 1 या 2 दिन बाद जब वो जाएगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। और अब इस डायरी को मैं लिखना बंद करता हूँ और इसी गार में छोड़ देता हूँ। शायद
मेरे जाने के बाद कोई इसी गार में आया तो वो ज़रूर इस राज से वाकिफ हो सकेगा कि कौन थी जो ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि उसने मुझे कहा है कि जब से तुम्हें देखा है मैंने किसी को भी नहीं मारा, और अगर तुम्हें ना देखा होता, तुम्हें ना लेके आई होती तो मैं अब भी मार रही होती। अब सिर्फ तुम्हें लेके मैंने यहां से चले जाना है और उसके बाद किसी को नहीं मारूंगी। मुझे नहीं पता कल या परसों वो मुझे ले जाएगी। और उसके बाद डायरी आगे से खाली थी। और तब गांव वालों ने भी बताया कि 1-1.5 महीने बाद ही वो जो डायरी मिली थी कि इस दौरान कोई भी हादसा नहीं हुआ, और उसके बाद भी कोई हादसा नहीं हुआ। उसके बाद गांव वाले गांव के जंगल के हर घने हिस्से के अंदर जाते, लेकिन कभी भी कोई वाकया नहीं हुआ। जब वो डायरी मिली थी तो गांव वाले भी और उनके ऑफिसर भी समझ गए थे कि वो मखलूक, वो जो भी थी, उसको अपनी दुनिया में ले गई। और जाने से पहले अकबर डायरी वहीं पे छोड़ गया था कि गांव वालों को पता लग सके कि अब डरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी कातिल ये डाइन है। और गांव वाले कहते हैं उसके बाद कभी भी उस डाइन का या मरने का कोई वाकया नहीं हुआ। जो जंगल होते हैं, जिस तरह मैंने कहानी के शुरू में कहा था, कई राजों से भरे होते हैं। चुड़ैलें, स्पेशली डाइन, चुड़ैलें, जिन, भूत, प्रेत, ये सारी चीजें बेइंतहा जंगल में पाई जाती हैं, जहां पे जानवर भी पाए जाते हैं। तो इसलिए जंगल के कई वाकयात हैं जो आज भी हो रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, दुनिया के जितने भी जंगल हैं, यहां तक कि जहां मैं बैठा हूं अमेरिका के भी जंगलों में मैं खुद गया हूं, पहाड़ों में गया हूं, जो वीरान पहाड़ हैं, वहां पे रातों को मैंने इन्वेस्टिगेशन किया तो वहां पे ऐसी आवाजें, ऐसा कुछ रिकॉर्ड होता है, वहां पे ये बेइंतहा मखलूक पाई जाती है। तो मैं अगली किसी स्टोरी में फिर से आपको एक इसी तरह की, मुझे याद आ गई, जंगल की इंतहाई भयानक कहानी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा।